डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द डायमैग्नेटिज्म एंड द पैरामैग्नेटिज्म। जो डायमैग्नेटिज्म के केस में हमने बात की थी, ये क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, उसे रिपेल करते हैं। बट इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि ये इन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या होंगे, ये वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इसका रीज़न होता है इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन होता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा होता है हमारा स्पिन मोशंस। व्हाई दैट? स्पिन मोशन हम जानते हैं, जब कोई एटम अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसे स्पिन मोशन कहते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसे हम बोलते हैं कि रहा ऑर्बिटल मोशन। इन दोनों केसेस के बारे में स्टडी करने के बाद हमने अगली चीज़ हमें पढ़नी है, वो हम स्टडी करेंगे अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। If I tell you about the ferromagnetism, there are some of the concepts you have to keep in your mind. कि फेरोमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी नंबर्स क्या होती हैं, अक्सर ज़्यादा होती हैं। और उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि वो एटम्स आपस में मिलने के बाद कुछ डोमेन्स बना लेते हैं। डोमेन्स मतलब कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द एटम्स बना लेते हैं। और जब हम इसे कभी किसी ऐसी जगह पर रखेंगे, ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये कंप्लीटली एक तरफ अलाइन हो जाएंगे। मतलब द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, अलाइन हो जाते हैं इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन में सारे ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अलाइन हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके अंदर एक परमानेंट प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जिससे ये एज अ परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि जो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी नंबर्स क्या होती है, अक्सर ज़्यादा होती है। या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम aligned in same direction like this. ड्यू टू दैट क्या होगा, इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्टार्ट शोइंग अ परमानेंट मैग्नेटिज्म। तो इन द फील्ड ऑफ, इन द मैग्नेटिक फील्ड after removing they behaves as magnet, so they work as a permanent magnet जब आप इनको उस फील्ड से हटा देंगे। तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करने लगते हैं अगर हम इन्हें उस फील्ड से हटा भी दें तब। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखना है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक खास क्वालिटी ये है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड magnetic field. There are some of the examples that we discuss here. For example, we know Fe, cobalt, Ni, CrO2, etc. are the some of the examples of the ferromagnetic। और जो सब्सटेंस ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और क्रोमियम ऑक्साइड है, तो ये सब्सटेंसेस कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कॉल्ड ferromagnetic substance।
सब्सटेंस। इन सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है इन लाइक टेप राइटर्स जो होते हैं, जिससे ऑडियो वीडियो वगैरह वाले कैमरास जो होते हैं, जो उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दे हेल्प टू जनरेट द वॉइस। ओके, तो जैसे टैप रिकॉर्डर एंड ऑडियो टैप वगैरह में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये उस वॉइस को ट्रांसफॉर्म कर सकें। अंडरस्टैंड? अगला टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं, वी टॉक अबाउट फेरी मैग्नेटिज्म। यू नो व्हाट इज द फेरी मैग्नेटिज्म? फेरी मैग्नेटिज्म इज ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, डोमेन्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन उनका जो नेट होगा, उनका अलाइनमेंट जो होगा और जो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, वो चीज़ क्या होती है, वीकर होती है एज कम्पेयर टू फेरी। तो यहाँ पर हम जो चीज़ देखने वाले हैं, इन केस ऑफ द फेरी मैग्नेटिज्म दे हैव द मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हेन यू पुट देम, व्हेन यू कीप देम इन मैग्नेटिक फील्ड, they are attracted toward magnet because they are weaker as compared to ferromagnetism because of what? क्योंकि जो इनके अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो जनरली इक्वल नहीं होता, मतलब सारे एटम से सिंपल सा अलाइनमेंट नहीं करते जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया एटम्स के अंदर। तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट एकदम सिंपल ना होकर कैसा होगा, वो डिवाइड हो जाएगा कि कुछ तो अलाइन करेंगे और कुछ अलाइन नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। दैट्स मीन इनके केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ और मैं इनकी बात करूँ कि इनका जो पैरेलल और एंटी पैरेलल का नंबर है वो इक्वल नहीं होगा, तो नंबर ऑफ जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी नंबर क्या हो जाती है, हमेशा ज़्यादा हो जाती है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ देयर दिस बिहेवियर, दे एक्ट एज ferromagnetism. Even they were attracted by the magnetism through the magnetic field, but they will not behave as a complete magnet like a ferromagnetism. Some of the examples of them are Fe3O4, जैसे हम जंग को जानते हैं, रस्ट ऑफ आयरन और फेराइट, etc. are some of the examples they behave as a ferromagnetism, या फिर ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जो सब्सटेंसेस इस प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, जनरली जो सब्सटेंसेस इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अंडरस्टैंड? कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में हमें पढ़ना होगा, तो हमें एक चैप्टर होता है हमारा, लास्ट चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड इन ऑर्गेनिक बुक में, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो उसके अंदर क्या होता है, कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसके अंदर कैलकुलेट करके निकालते हैं, सिंपली पता चल जाता है कौन सा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन अलाइन इलेक्ट्रॉन है, टू अलाइन इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से बिहेव करती है इन कंपाउंड। तो सिंपली ये कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनका समझना ज़रूरी इसलिए है कि आपको मेटल्स और उनके जो एटम्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास यहाँ पर 4th पॉइंट हो गया। द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, द लास्ट टाइप ऑफ द मैग्नेटिज्म दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इस केस में क्या होता है कि इसका पहला पॉइंट ही बताता है कि हमने बात की थी स्टार्टिंग से ही कि जिस एटम्स के अंदर क्या होता है कि एटम्स अरेंज रहते हैं, एक तो पैरेलल होगा, दूसरा एंटी पैरेलल होगा, मतलब पेयर्ड और अनपेयर्ड के केस में क्या होता है कि जो पेयर्ड होते हैं वो तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं और अनपेयर्ड
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ऐसी सिंपली हमने स्टडी किया कि जिसमें डोमेन्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे शो अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। द सिंपल चीज हम जो पढ़ रहे थे उसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक्स के बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ तो पेयर बनते हैं, कुछ पेयर्स नहीं बनते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनका जो नेट मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोर देन जीरो हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस शो द अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट। बट इन केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल electrons are equal. That's mean what gonna happen कि यहाँ पर जब सब के सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि इनके अंदर जो मोमेंट था, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है या मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट्स बिकम जीरो, यानी कि नेट जो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ देम आर लाइक द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज Mn2O3 and the last one FeO or Fe2O3. These are some of the oxides of the anti-magnetism जो show करते हैं। The simple condition applied in the case of the सल्फाइड टू, क्योंकि सल्फाइड के केस में भी क्या होता है, एंटी मैग्नेटिज्म के कुछ कंपाउंड शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एस लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, तो वो क्या होगी, एक तरह का इफेक्ट जो होगा वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा।